नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और पिछले एक साल में एडिबल ऑयल की कीमतों में काफ़ी गिरावट आई है। सरकारी हस्तक्षेप और एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से कीमतों में सुधार लाने में मदद मिली है। 2022 के मुकाबले अगर आप भाव देखें तो सनफ्लावर तेल में 29%, तो पाम तेल में करीबन 25% की गिरावट है। साथ ही सोया में 19% और सरसों में 20% तक की गिरावट अब तक यहां पर देखने को मिली है। साथ ही बुआई के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल तिलहनों की बुआई 3% ज्यादा हुई है। ऐसे में क्या ये संकेत है कि एडिबल ऑयल सेक्टर की कीमतों में और इजाफा नहीं होगा या फिर फेस्टिवल सीजन में कीमतों में यहां पर सपोर्ट देखने को मिल सकता है? इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जीसीएल के एवीपी अमित खरे, मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया। खाने के तेल आपके प्राइसेस के यहाँ पर स्क्रीन पर हैं, जहां पर लोज से हमने यहाँ पर खरीदारी जरूर आते हुए देखी है। जैसे हमने आपको बताया कि हाई से यहाँ पर गिरावट है, लेकिन इनके लोज से भी करीबन 18 से 20% का इजाफा देखने को मिल चुका है। अगर सिर्फ जुलाई की यहाँ पर बात करें तो यहाँ तेजी देखने को मिली है। पाम की बात करें तो 14% का इजाफा, सनफ्लावर तेल में 17% की बढ़त जुलाई के महीने में देखने को मिली है। सोयाबीन के भाव 12 महीने के हाईज पर हैं, पाम तेल 5 महीने के हाईज पे है, यानी कि निचले स्तरों से यहां पर अपॉर्चुनिटी बाइंग जरूर बनते हुए नजर आई है। अमित, पहले आपका ही व्यू जानना चाहेंगे। ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में काफी खासा सपोर्ट देखने को मिला है। जहां तक खाने के तेलों की बात है, यहाँ पर आप कैसे देखते हैं इसका एनालिसिस? गुड आफ्टरनून मैडम। मेरे को लगता है अभी जो करंट में मार्केट में प्राइस चल रहे हैं वो निचले रेटों से काफी अच्छा सुधार प्राइसिंग में देखने को मिला है। सोया ऑयल की अगर मैं बात करूं तो 98 प्लस टैक्सेस का अभी फिजिकल में यहाँ पे भाव है। वहीं पे सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो 5000 प्लस टैक्सेस का भाव है। मेरे को लगता है अभी जो दिवाली की डिमांड निकल के आएगी त्योहारी सीजन की, उसमें मूवमेंट अभी काफी अच्छा हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो अभी 63.30 के आसपास सोया ऑयल का भाव है। मेरे को लगता है प्राइसेस ये 70 के आसपास तक नियर टर्म में जा सकते हैं। तो ओवरऑल अभी मेरे को लगता है 2 से 3 महीने काफी अच्छा मूवमेंट जो है ऑयल सेक्टर में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। निचले स्तरों पर खरीदारी तो है ही और बाजार को अब ये भी लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से रशिया यूक्रेन के बीच में ग्रेन डील खत्म होती हुई नजर आई है, एल निनो को लेकर चिंताएं हैं, प्रोडक्शन को लेकर क्या क्यूज रह सकते हैं, वो थोड़ी असमंजस अनसर्टनिटी है, जिसका फायदा हम शायद यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देख पाएंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि जुलाई का महीना यहाँ पर काफी पॉजिटिव निकला है, लेकिन इम्पोर्ट भी भारतीय बाजारों में अच्छा खासा हुआ है। जून में हमने मई के मुकाबले ज्यादा इंपोर्ट आता हुआ देखा, जुलाई में उससे ज्यादा इंपोर्ट है। और अगर ये जीरो ड्यूटी इंपोर्ट्स मार्च 2024 जैसे कि सरकार ने अलाउ किया है अगर चलता रहा तो खासा इंपोर्ट इंडियन मार्केट्स में आने की उम्मीद भी है। संदीप जी, आप कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंपोर्ट के नंबर्स, जून का जो फाइनल था वो काफी बड़ा था। जुलाई में क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या आने वाले महीने में इसी तरह के इंपोर्ट्स खाने के तेलों में रहेंगे? मनीषा जी, अभी जुलाई में तो रिकॉर्ड इंपोर्ट है इंडिया में। करीबन 18.5 लाख टन तेल आएगा इंडिया में, जिसमें करीबन पाम 10 लाख से 10.25 लाख होगा और सनफ्लावर 3.25 लाख होगा और सोयाबीन करीबन 4.25 लाख टन होगा। सो ये एक रिकॉर्ड इंपोर्ट है अपने आप के लिए। और वैसे तो अभी फेस्टिवल सीजन हमारे सामने है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना पूरा फेस्टिवल का है। दीपावली करीबन 13 नवंबर की है, तो तेल की हमें जरूरत रहेगी। हमारा लोकल ऑफ सीजन हो चुका है और वेज ऑयल की कीमतें इन दिनों में ऊपर के पीक से 21-22 के पीक से करीबन 60% 70% नीचे गिर चुकी थी, तो उस कारण से भी इंपोर्ट बढ़ा है। और ये कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी बात है। उनके लिए बहुत तेल अवेलेबल है, क्वांटिटी में अवेलेबल है। पूरा फेस्टिवल सीजन में तेल मिलता रहेगा और कीमतें भी बहुत रीजनेबल है। तो और इंडियन इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग रिफाइनर्स भी खुश है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल कम लगता है और साथ में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ सकेगा। तो ये एक तरह से अच्छी खबर है। और आगे के महीने में भी, जुलाई के बाद अगस्त के महीने में हमें लग रहा है करीबन 16.5 लाख टन का इंपोर्ट होगा और सितंबर में करीबन आप समझिए 15-15.5 का इंपोर्ट होगा। सो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों में मिला के आप समझ के चलिए करीबन 48 से 50 लाख टन का इंपोर्ट होगा। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एंड जहां तक बारिशों का सवाल है, सोइंग का सवाल है, तो बारिश अब सब जगह पे हो गई है। मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो खरीफ में ऑयल सीड ग्रोइंग स्टेट है, तो जो हमें यहाँ एंग्जाइटी बनी रहती थी वो कम हो गई है। और लोकल क्रॉप भी सोयाबीन का और ग्राउंडनट का और कपास का, ये मेरे ख्याल से सोइंग जो है अब अच्छी तरह से आगे चल रही है। बुआई तो जैसे आपने कहा कि ऑन द हायर साइड है ही, 3% का इजाफा पिछले साल के कंपैरिजन में हमने आता हुआ देखा है। लेकिन जो इंपोर्ट्स की बात है और जो इंपोर्ट ड्यूटी जीरो है 2024 मार्च तक,
उसे आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा रिकॉर्ड तेल अगले आने वाले 3 महीने में भी देखने को मिलेगा। क्या कुछ मूवमेंट सरकार की तरफ से एक्सपेक्टेड है या आपको लगता है कि मार्च की जो मियाद है ये हम पूरी करेंगे? नहीं, देखिए फ्रैंक बात ये है मनीषा जी, वी आर इन इलेक्शन ईयर और गवर्नमेंट की सब मूव्स जो है वो इलेक्शन ईयर को ध्यान में रख के चल रही है और गवर्नमेंट की अभी टॉप प्रायोरिटी है कंज्यूमर और कंज्यूमर प्राइसेस। सो उसको हम मद्देनजर गवर्नमेंट रखी हुई है और हम समझ सकते हैं ये वाजिब है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। थोड़ा सा इसमें किसानों का हित, थोड़ा सा इसमें इंडस्ट्री का हित कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद गवर्नमेंट से हम जो कॉम्प्रोमाइज हुआ उससे डबल मांग लेंगे। लेकिन अब तो यही हालत है और ये इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने जो, वैसे मैंने कहना है कि हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन और प्राइस मैनेजमेंट गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा रहा है। बहुत प्रोएक्टिव कदम उठाए उन्होंने और बहुत सारे कमोडिटी में, शुगर में, व्हीट में, राइस में, ऑयल में, पल्सेस में ये कदम उन्होंने उठाए और इससे वर्ल्ड में देख रहे हैं कितने सारे कंट्रियों में कितना हाहाकार मचा हुआ है कीमतों को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, जहां तक यूरोप में भी, अमेरिका में भी। कल फेड ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 0.5%। तो ये सब देखते हुए इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है। इंडियन गवर्नमेंट का कमोडिटी प्राइस मैनेजमेंट अच्छा रहा है, कोई डाउट नहीं है और उस कारण से हमें लग रहा है कि ये 31 मार्च 2000 तक का ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने बना रखा है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट को ड्यूटी बढ़ाना जरूरी पड़ेगा। ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाना है, सेल्फ सफिशिएंसी हमें बढ़ानी है, तो इतनी लो इम्पोर्ट ड्यूटी करके काम नहीं चलेगा। फिर हमें ये 5.5% की जगह पे 20%, 25% की इम्पोर्ट ड्यूटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो जाके हम किसानों का भी और ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़ाने का भी देश में जो उद्देश्य है उसको हम मीट कर सकते हैं। तो ये हम गवर्नमेंट से डेफिनेटली गुजारिश करेंगे कि 1 अप्रैल 2024 के बाद इम्पोर्ट ड्यूटीज में ये बढ़ावा बहुत जरूरी हो जाएगा। वो उनके उनके ध्यान में भी वो बात है, लेकिन अब इलेक्शन ईयर है, जब तक इतना उसमें फोकस नहीं हो पा रहा है। आपने यहाँ पर कहा कि बुआई के नंबर्स अच्छे हैं, तो क्रशिंग के लिहाज से फिर यह सीजन यहाँ पर कैसा बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये भी एक कंसर्न पिछले कुछ सालों में रही है। मनीषा जी, क्रशिंग भी देखिए, जब बुआई अच्छी होगी, क्रॉप अच्छा बनेगा तो क्रशिंग भी अच्छा होगा। और हमारा पिछले साल का भी हमारे पास सोयाबीन कुछ चल रहा है और सरसों भी बहुत अच्छी हुई थी लास्ट ईयर, वो भी हमारे पास है। तो मुझे लग रहा है अगले साल क्रशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही रहेगा और सफिशिएंट सीड मिलेगा प्लांट्स को। और एक बात और है कि सीजन की शुरुआत से ही प्लांट अच्छी तरह से चल पाएंगे। लास्ट ईयर क्या था कि अक्टूबर में जब हार्वेस्ट आए तब किसान सेलिंग बहुत रुका हुआ था, बिकॉज किसान ने पहले साल में बहुत ऊंचे भाव देखे थे। सोयाबीन का 1 लाख का भाव देख लिया था, तो उस कारण से वो 50,000 में और 45,000 में बेचने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब पूरे साल किसान ने देख लिया है कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलना होगा और अब किसान जो है 50,000 और 52,000 में बेच रहा है पर टन के हिसाब से। तो अगले साल भी वो शुरुआत से ही रेट रीजनेबल रहेंगे, तो पूरा इकोसिस्टम में एक सेंस बना रहेगा और रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट के बीच में एक पैरिटी बनी रहेगी। तो अक्टूबर से क्रशिंग अच्छी तरह से पिकअप कर लेगा। साथ ही फाइनल क्वेश्चन की प्राइसेस में अब यहाँ पर आपको क्या सेंस नजर आती है, क्योंकि अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो तेजी है उसका असर भारत यहाँ पर बहुत जल्द दिखता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से अगले 2-3 महीने दिवाली तक किस तरह से रह सकते हैं प्राइसेस? देखिए, कीमतें जैसे हमने कहा, पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो 2020, 21 और 21-22 में जो कीमतें थी उससे तो कीमतें आप देखिए, सब तेलों के दाम $2,000-2,100 हो गए थे, जो अभी करीबन आप समझिए 900 से $1,100 के बीच में चल रहे हैं। सो उससे तो बहुत कम हो गई है और हिस्टोरिकल एवरेज भी कीमतों की आप देखने जाए तो 800 से $1,000 की होती है। सो वी आर ऑन द हिस्टोरिकल एवरेज, यानी 10 साल के एवरेज पे हैं हम लोग। लेकिन क्या है, रशिया यूक्रेन का ये जियोपॉलिटिकल इशू बड़ा खतरनाक है और वहाँ ये ग्रेन कॉरिडोर को अभी रशिया ने एक्सटेंड नहीं किया है और वहाँ एक ड्रोन और एक मिसाइल यहाँ से वहां से दोनों साइड से आ रहा जा रहा है। तो द पीस इज अप टू नेक्स्ट ड्रोन और नेक्स्ट मिसाइल, ऐसा माहौल है। तो इसीलिए एक अनसर्टेनिटी बनी है वर्ल्ड को। उसी तरह से आपने देखे व्हीट में और ऑयल सीड में और ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में स्पेशली, ये कारण से इन दिनों में करीबन आप देख रहे हैं 20% भाव बढ़े हैं पिछले 6 हफ्ते में। और अभी इस तरह के हालात में तेल तो हमें इंडोनेशिया, मलेशिया में पाम मिलता रहेगा, सोयाबीन अर्जेंटीना, ब्राजील, अमेरिका से मिलता रहेगा और सनफ्लावर ऑयल में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी हम रशिया से और अर्जेंटीना से लाएंगे। लेकिन फिर भी ये सब ध्यान रखते हुए और जियोपॉलिटिकल इशू ध्यान रखते हुए लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि अल नीनो का भी, जुलाई में तो बहुत अच्छी बारिश हो गई, लेकिन अगस्त सितंबर में थोड़ी बारिश स्लो डाउन हो सकती है।
और उस कारण से अल नीनो का असर धीरे धीरे पाम प्रोडक्शन पे भी यही एंड ऑफ द ईयर में आएगा। तो हो सकता है कीमतें अभी जो लेवल में हम खड़े हैं वहां से 5-10% और बढ़ सकती है, बट वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम तेल हमने 180 रुपए किलो 200 रुपए किलो में खाया है और आज हमें वो तेल मिल रहा है 110 रुपए किलो में, उसमें 10% भी बढ़ गया तो 120 रुपए किलो होगा, तो वो तो एक रीजनेबल इंक्रीज होगा, उसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन यस, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कीमतों में डाउन साइड 5% है और अप साइड 10% है, ये समझ के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वो खाने के तेलों की बात है यहाँ पर, जहाँ पर डाउन साइड अब लिमिटेड है। यानी कि स्तर के जो रेंज है उसके निचले स्तर हम यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर में थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर ऑन द स्लाइटली साइड ज्यादा है। संदीप जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो कंप्लीट व्यू यहाँ पर खाने के तेलों के बारे में देने के लिए। अवेलेबिलिटी और प्राइस व्यू आने वाले 3-4 महीने जो कि इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि शादियां और उससे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे अपने साथ, बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। आपका स्वागत है। और खाने के तेलों पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन अमित, अगर एग्री स्पेस में और कहीं जगह कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हो तो कहाँ है? मनीषा जी, मेरे को लगता है ग्वार सीड में एक प्रॉफिट बुकिंग अभी रिसेंट में 2-3 दिनों में दिखाई दे सकती है, क्योंकि प्राइजेज वो है ऑलरेडी 5200 रुपए से 6150 के आसपास जो है कल हाई इसने बनाया था। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 6050 इसका बढ़िया सेलिंग का पॉइंट है। अगर मिलता है कल के सेशन में, क्योंकि आज तो अभी ओवर होने वाला है, तो इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 5850 का टारगेट मेरे को लगता है 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकता है। वहीं पे 6200 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी बढ़िया एक सेलिंग का ट्रेड मेरे को 12400 के आसपास अगस्त वायदे में दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 11800 के भाव इसमें दिखाई दे सकते हैं। वहीं पे 12800 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। स्ट्रक्चर टीएमसी का काफी पॉजिटिव है, ओवरऑल ट्रेंड बढ़िया है। 13400 रुपए के करीब अगर ये मिलता है तो अगस्त वाला टीएमसी में ट्रेडर्स को खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। ओवरऑल मेरे को लगता है थोड़ा सा लंबा व्यू अगर लेके चलें दिवाली या दिसंबर तक, तो 16000 तक के भाव जो है टीएमसी में हमें देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडर्स को 12600 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। जी मनीषा जी। ऑलराइट, तो वो 3 कमोडिटीज हैं आपको याद रखने के लिए। एक तो गुआर सीड, गम और साथ में टर्मरिक पे भी यहाँ पर वायदा किया जा सकता है। नवनीत, क्लियरली यूएस फेड की मीटिंग तो हो चुकी, बाजार अब ईसीबी को देख रहा है, कल बैंक ऑफ जापान भी है, तो क्लियरली अगले 24 घंटे काफी उठापटक वाले रह सकते हैं। आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ हैं? मनीषा जी, लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा कि गोल्ड में एक इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल रहा है लास्ट 3-4 दिनों में, और ये रनअप रहा है ईसीबी के मीट के चलते। और जैसे आपने बताया कि बीओई और उसके साथ साथ ईसीबी के साथ साथ बैंक ऑफ जापान के भी नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है कि 1970-1990 के बीच में काफी अच्छा रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है गोल्ड प्राइसेस को, और यहाँ पर एक ट्रेडिंग बेट लेना चाहिए वापस सेल करने का। मुझे लगता है 59,700 के आसपास डोमेस्टिक लेवल पे सेल किया जा सकता है। 59,900 का स्टॉप लगा या 59,300 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सेकंड ट्रेड रहेगा, मुझे लगता है क्रूड ऑयल में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी राइज होते हुए नजर आ रहा है, और लास्ट कुछ हफ्तों में एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने मिल रहा है टेक्निकल पैरामीटर्स पे। फंडामेंटल सपोर्टिव भी काफी अच्छा रहा है। 6450 के आसपास बाय किया जाए, 6380 का स्टॉप लगाए, एंड 6570 6600 तक के टारगेट जल्दी देखने मिल सकते हैं। नवनीत, आज का दिन यहाँ पर मेटल्स के लिए भी अच्छा है। एक स्लाइट रीसेंट जो रेंज बनी हुई थी, हल्का सा हमने उसे ब्रेक होते हुए देखा है ऑन द हायर साइड। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज? डॉलर इंडेक्स के साथ साथ हमने बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को भी अच्छा मोमेंटम देते हुए देखा है, और चाइना की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रहे, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा अपसाइड आपको बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने मिलेगा। बट लास्ट 2-3 दिन का मोमेंटम जरूर अगले 1-2 दिन भी कैरी हो सकता है। डोमेस्टिक लेवल्स पे 735-736 के आसपास कॉपर बाय किया जा सकता है। 734 के स्टॉप लॉस से 745 के ऊपर का मोमेंटम हम देख सकते हैं बहुत जल्दी। साथ ही साथ जिंक में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है, और मुझे लगता है सबसे बेस्ट बेट रहेगा मेटल कॉम्प्लेक्स में अगले 2-4 दिनों के लिए 218 के आसपास बाइंग इनिशिएट किया जाए, 215 का स्टॉप लगाए, एंड 224-225 तक के टारगेट जल्दी देखने मिल सकते हैं। साथ ही इसका कोई इम्पैक्ट आप चांदी पे आता हुआ देखते हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ तो यहाँ पर $25 के आसपास फिर से भाव बनते हुए नजर आए हैं, और चांदी हल्का सा रेजिस्टेंस इन लेवल्स पे फेस भी कर रही है। 23.5 से 25 तक की जर्नी चांदी में बहुत स्विफ्ट रही है, और बहुत जल्दी हम मोमेंटम हमने आते हुए देखा है। 70,000 से 75-76 तक की भी जर्नी डोमेस्टिक लेवल पे काफी स्विफ्ट रही है। मुझे लगता है थोड़ा सा हर्डल चांदी को लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर इंक्रीमेंटल गेन थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे अगर गोल्ड ने साथ नहीं दिया तो। 76,200 76,300 के आसपास सेल की स्ट्रेटेजी बनती है। 76,700 का स्टॉप लगे, 75,500 तक के
टारगेट देखने मिल सकते हैं। मीडियम टर्म अवधि में चांदी अभी भी बुलिश है, आपको 1000-1500 पॉइंट का करेक्शन में तो डेफिनेटली बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से ऐसा लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम अगले 2-3 दिनों में देखने मिल सकता है। ओके, आज तो यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार है, ऑलमोस्ट परसेंटेज पॉइंट की तेजी, लेकिन कितनी ठहरती हुई नजर आएगी देखना होगा। साथ ही बात यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं। और अमित, यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक सपोर्ट आता हुआ देखा है। अगर जुलाई का महीना अगर हम उठा के देखें तो 6.5% की तेजी इस महीने में दर्ज हुई है, और ये पिछले 3 महीने की लगातार गिरावट के बाद है। यहाँ पे क्या स्तर? कॉटन में जैसा कि हमने देखा कि अभी लगभग 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा मूवमेंट इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिला है। प्राइसेस लगभग एमसीएक्स कॉटन में 56,100 के आसपास का लो बनाया था, वहां से लगभग 60,000 की जर्नी इसमें करी है। मेरे को लगता है ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर्स का काफी पॉजिटिव रहेगा। 203 महीने की अगर मैं बात करूँ, 58,100 58,200 के आसपास अगर एमसीएक्स वायदा में कॉटन मिलता है तो यहाँ पे ट्रेडर्स को खरीदारी करके चलना चाहिए। 57,000 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चले। मेरे को लगता है आगे 62,000 से लेके 64,000 के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। अमित, एक क्विक व्यू आपसे यहाँ पर कैस्टर पर भी लेना चाहेंगे। यहाँ पर भी बाजार ने खरीदारी की कोशिशें करी हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल एज ऑफ नाउ यहाँ स्थिति क्या है? अभी देखा जाए तो ओवरऑल जो है पूरा एग्री पैक में काफी अच्छा मूवमेंट निचले स्तरों से देखने को मिला है। अगस्त वायदा कैस्टर की अगर मैं बात करूं तो 6350 रुपए के आसपास का भाव है। मेरे को लगता है अभी इसकी शॉर्ट टर्म की रेंज जो है 6200 से लेके ऊपर में 6500 रुपए तक की रह सकती है। तो निचले स्तरों पर ट्रेडर्स को खरीदारी करके चलना चाहिए, और 6500 के आसपास अगर ये मिलता है तो वहां पर उनको मुनाफा बुक करना चाहिए। ऑलराइट, ज्यादातर एग्री कमोडिटीज में खरीदारी के मौके हैं, और ज्यादातर मेटल्स की बात है, कच्चे तेल की बात है, यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती हुई अब नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अमित, नवनीत, आपका साथ जोड़ने के लिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकर आएंगे वापस आवाज समाचार।